ब्राह्मण कौम विदेशी है, इनका डीएनए यूरेसी है, इनके घर में एसी है। राजपूत भी रूलर है, इनके घर में कूलर है। बनिया भी लबरेज है, इनके घर में कैश है। राजनीति गजराई है, यूजीसी अनराई है। जो जीसी आबादी है, जन्मजात अपराधी है। अमृतकाल के कहने क्या, कुछ कहने की मनाही है। बाबू ठीक हो गया, अब चलो थोड़ा यहाँ से हटो, काम की बात कर लें। हैं? पिछले कुछ दिनों से आपने देख ही लिया होगा कि यूजीसी के नए नियमों में क्या बवाल चल रहा है। चलिए इस पर खुरपेंच की पड़ताल क्या है, यह जानने से पहले आपको इन कथित नए सुधारों के विषय में समझा देते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है खुरपेंच पर। अगर आपको हमारी कही हुई बात सही जमती है तो गुरु सोचो ओचो ना, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर मार दो और चैनल को सब्सक्राइब पेल कर घंटा बजा दो। क्यों? क्योंकि जागरूकता जरूरी है। अब सरकार हचक कर यह दावा कर रही है कि यूजीसी नियमों में यह बदलाव कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया एक अत्यंत सख्त निगरानी वाला तंत्र है। इसके तहत हर संस्थान को एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जिसमें अनिवार्य रूप से आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा और जो भेदभाव की शिकायतों का निपटारा करेगी। साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना अनिवार्य है, जो भेदभाव से संबंधित शिकायतों का निपटान करेगा। इसके अलावा संस्थानों के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन शुरू करना, समय समय पर समानता रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। नए नियमों में अब SC/ST के साथ साथ OBC, महिलाएं और दिव्यांग छात्रों को भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। अब इसमें सबसे कड़ा प्रावधान जो ये है कि यदि कोई कॉलेज इन नियमों को लागू करने में विफल रहता है तो यूजीसी उसकी फंडिंग रोक सकता है या उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। सुनने में तो बहुत गदर लगता है, तो इस पर एक वर्ग ऐसे क्यों नागिन नाच कर रहा है जैसे किसी सपेरे ने बीन बजा दी हो। आइए देखते हैं इस पेटझरी का आखिर क्या कारण है। दरअसल भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन 2026 एक ऐसा मोड़ है जो समानता के नाम पर एक नए प्रकार के संस्थानिक भेदभाव को जन्म दे सकता है। एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र में कानून की पहली शर्त उसका न्यूट्रल होना है। यही नहीं, भारतीय न्याय का मूल सिद्धांत भी यही है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि भारतीय नेताओं ने इतने गुनाह पहले ही कर लिए हैं कि नरक में बनने वाला इनका पकौड़ा भी जला हुआ निकलेगा। खैर, इस नए नियम की सबसे बड़ी कमी इसकी परिभाषा में ही छिपी है। नियम 3C के तहत केवल SC/ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग छात्रों को ही भेदभाव का संभावित पीड़ित माना गया है। यह प्रावधान सीधे तौर पर जनरल कैटेगरी के छात्रों के अस्तित्व और उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को कानूनी सुरक्षा से बाहर कर देता है। यानी पांडे, मिश्रा, सिंह, गुप्ता, खान, पठान, कुरैशी इत्यादि लिखने वाले छात्र छात्राओं पर यदि जाति सूचक कमेंट किया जाए या उनके साथ हिंसा हो तो वह इस दायरे में नहीं आएंगे। हो सकता है सरकार सामान्य वर्ग को विदेशी सैलानी मान बैठी हो, लेकिन सीधे समझने वाली बात यह है कि इस कानून का मूल नियम ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इस नियम का एक और बड़ा लूपहोल ये है कि इसमें मैलिशियस कंप्लेंट यानी दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है। यानी इसके दायरे में आने वाला कोई आरक्षित छात्र यदि किसी जनरल छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करता है और यह बात साबित भी हो जाए कि वह शिकायत झूठी थी, तो भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए यह छात्रों को शिक्षकों या प्रतिद्वंदी छात्रों के खिलाफ कानूनी ब्लैकमेल का एक खतरनाक हथियार थमाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान के ईश निंदा कानून में होता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्टें बताती हैं कि इस कानून का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने, जमीन हड़पने या आपसी रंजिश में दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए किया जाता रहा है। क्यों? क्योंकि ईश निंदा का यह कानून एक वर्ग की भावनाओं की रक्षा के लिए तो बना था, लेकिन जो दोष सिद्ध होने की दर है वो बहुत कम है, जबकि दुरुपयोग का स्तर बहुत अधिक है। और सिर्फ पाकिस्तान का ईश निंदा कानून ही नहीं, यदि आप ठीक ठीक खंगालेंगे तो दुनिया भर के कई सारे कानूनों की झलकियां आपको इस नए नियम में मिलेंगी, जिनके कन्वर्जन रेट यानी दोष सिद्ध होने वाले मामले बहुत कम थे
या वे आरोप लगाने वाले पक्ष को असीमित शक्तियां देते हैं। जैसे अमेरिका का रेड फ्लैग लॉज, गन कंट्रोल के लिए बना यह कानून अमेरिका के कई राज्यों में अभी भी लागू है, जहां केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकार छीने जा सकते हैं। अब यहां पोटेंशियल डेंजर यानी संभावित खतरे के नाम पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें आलोचकों का तर्क है कि यह ड्यू प्रोसेस यानी उचित न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। यूजीसी की इक्विटी स्क्वाड को भी इसी तरह की असीमित शक्तियां दी गई हैं, जो कैंपस में एक पुलिस राज जैसा माहौल बना सकती है। सिर्फ यही बात नहीं है, इक्विटी कमेटी में केवल आरक्षित वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। यानी कि इस पूरे न्याय प्रक्रिया के दौरान जहां जातिवाद का इतना हम और वो का तनावपूर्ण माहौल होगा, वहां जनरल वर्ग का छात्र इस समिति पर विश्वास कर पाएगा? यह समझने की चीज थी। शायद मालिक लोगों ने समझा भी हो, लेकिन अक्सर ही डेमोक्रेसी में सही बात समझने और समझाने का वोट थोड़े मिलता है। अगला उदाहरण जैसे अमेरिका का टाइटल 9 कैंपस न्याय। ये भी कुछ ऐसा ही कानून था, जिसमें यौन अपराधों को रोकने के लिए अमेरिका में विश्वविद्यालयों को असीमित शक्तियां दी गई, लेकिन बिना ड्यू प्रोसेस के छात्रों को निकालने की वजह से हजारों अदालती मामले हुए, जहां यूनिवर्सिटीज को हारना पड़ा क्योंकि उन्होंने आरोपी का पक्ष ही नहीं सुना था। भारत का सेक्शन 498A यानी दहेज विरोधी कानून। अब एक बात, खुरपेंच दहेज के सख्त खिलाफ है और ये मानता है कि दहेज लेना और देना प्रचंड बाजारू किस्म की नीच हरकत है। खैर, दहेज विरोधी कानून भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था, लेकिन सालों तक इसमें तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का इतना गलत इस्तेमाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अनरेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में दखल देना पड़ा। कोर्ट ने इसे कानूनी आतंकवाद तक कह डाला, क्योंकि इसमें निर्दोष बुजुर्गों और रिश्तेदारों को भी जेल भेज दिया जाता था। अब यूजीसी के नियमों में भी आरोपी को अपना पक्ष रखने से पहले ही संस्थान पर कार्रवाई का दबाव है, जो 498A के शुरुआती दौर जैसा ही एक तरफा दिखता है। यानी इक्विटी कमेटी यदि चाहे भी कि मामले की विस्तार से सुनवाई हो, तो ऊपर बैठे आका लोग पिपियाने लग जाएंगे। चीन का हुलिगनिज्म कानून भी बहुत फनी था। इसमें हुलिगनिज्म यानी गुंडागर्दी की परिभाषा इतनी अस्पष्ट थी कि सरकार किसी भी छात्र या नागरिक को जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं था, उसे जेल भेज सकती थी। इसमें अनैतिक व्यवहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल था, ठीक वैसे ही जैसे यूजीसी के नए नियमों में इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी अप्रत्यक्ष भेदभाव शब्द का इस्तेमाल है, जिसे कोई भी अपनी सुविधा अनुसार परिभाषित कर सकता है। मतलब अगर दो छात्रों में जिसमें एक आरक्षित और दूसरा सामान्य वर्ग का छात्र है या छात्रा है, एक टॉफी एक चॉकलेट के लिए सिर्फ फड़ौवल या झोटा नचौवल हो गया, तो नपेगा सिर्फ सामान्य वर्ग का छात्र ही। दुनिया भर में ऐसे कानूनों की भरमार है, लेकिन हमारे संवैधानिक सम्राटों को इससे सीखने की आखिर क्या जरूरत है, जब समाज में भेदभाव का जहर घोलकर वोट बटोरा जा सकता है। क्या ऐसे कानून और नियम भारत में पहली बार बन रहे हैं? नहीं सरकार, आका लोगों का जब मूड होता है, जैसी चुनावी जरूरत होती है, तब वह इस प्रकार के कानून जनता पर थोप देती है। जैसे SC/ST एक्ट 1989 में बने इस कानून की मंशा सही थी, लेकिन बिना जांच तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान का भर भर कर दुरुपयोग हुआ। इस दुरुपयोग की प्रक्रिया में मलाई काटने वाले भी आधुनिक राजा और सम्राट ही थे, जो समय समय पर आज भी काटते हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार इसमें सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट काफी कम है, जो अक्सर झूठे मामलों की ओर इशारा करती है। NCRB की ताजा क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट और संसद में दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में देश की राजधानी दिल्ली सहित 10 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां SC/ST एक्ट के तहत सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट 20% से भी कम है। सजा की यह दर दर्शाती है कि इन राज्यों में दर्ज होने वाले अधिकांश मामले या तो अदालत में साबित नहीं हो पाते या वे जांच के दौरान ही आधारहीन पाए जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में सबसे बुरा प्रदर्शन है वो कर्नाटक और गुजरात जैसे अग्रिम राज्य हैं। इन राज्यों में सजा की दर 7% से कम होना यह संकेत देता है कि वहां कानून के तहत दर्ज होने वाले 90% से अधिक मामले अदालत में नहीं टिक पा रहे हैं। 2022 तक
SC/ST एक्ट के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सजा की दर मात्र 32.4% रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में माना था कि इसका उपयोग निर्दोषों को डराने के लिए किया जा रहा है। इन राज्यों और राष्ट्रीय स्तर का डेटा यूजीसी के इन नए नियमों की आलोचना को बल देता है। अब आलोचकों का तर्क है कि जब पारंपरिक रूप से स्थापित सख्त कानूनों यानी SC/ST एक्ट में सजा की दर इतनी कम है, तो बिना किसी न्यायिक सुरक्षा के यानी चेक्स एंड बैलेंसेस के यूजीसी के नए नियमों का इस्तेमाल निजी रंजिश निकालने के लिए और भी अधिक क्यों नहीं होगा। PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहां आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है। ED के मामलों में सजा की दर 1% से भी कम रही है, जो दर्शाता है कि कानून की प्रक्रिया ही अपने आप में सजा यानी प्रोसेस इज द पनिशमेंट बन गई है। घेर घोट के बात यह है कि छात्रों के साथ जाति आधारित भेदभाव कोई छुपी और नई बात नहीं है, पर उसके न्याय के प्रति बनाए गए कानूनों की जद में निर्दोष छात्र नहीं आए। क्या कानून बनाते वक्त इन आकाओं को यह ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं आखिर यह सुनिश्चित हो सकता है कि कोई कानून परफेक्ट न्याय करे, किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाति, लिंग, आर्थिक जन्म स्थान या किसी भी अन्य तरह के भेदभाव ना हो। इस मामले में किसी दोषी को सजा ना हो, यह कौन तय करेगा? न्याय का कंबल ओढ़े ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हर कानून, हर नियम, हर बदलाव से पहले तलाशा जाना चाहिए। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नए नियमों पर तमाम याचिकाओं के बाद स्टे लगा दिया है, पर सोचने वाली बात दरअसल कुछ ऐसी है कि हमारे आकाओं की योग्यता का आलम यह है कि जो हमारे शैक्षण संस्थान तमाम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 तो छोड़िए टॉप 500 में जगह नहीं बना पा रहे हैं। जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 75% उच्च शिक्षा संस्थान यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स छात्रों को इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार करने में विफल रहे हैं और इन्हें अक्सर डिग्री फैक्ट्री कहा जा रहा है, जहां सिर्फ रोट लर्निंग यानी किताबी ज्ञान दिया जाता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स 2026 के अनुसार भारत के केवल 56.35% युवा ही नौकरी पाने के योग्य हैं। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था में स्किल लर्निंग जैसी अनिवार्य चीजों की भारी कमी देखी जाती है, जिस देश की सरकार तकरीबन हर छोटी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक या अन्य किसी समस्या के बिना एक परीक्षा करवा पाने में असफल रही है, यूपीएससी सीएससी जैसी परीक्षा में जाति, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी के फर्जी सर्टिफिकेट लगाने को रोक पाने की क्षमता पर तो हम टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे नियम लाकर देश के छात्रों का हित साध रहे हैं या उस वर्ग का वोट? यह प्रश्न संभवतः पीएमओ ऑफिस की किसी काल कोठरी में बंद होगा। जनता को क्या है, जो है सो है, क्योंकि शाम को चाय और आलू मटर का मजा लेते हुए गप्पई पेलने के लिए यह भी जरूरी है। कहने वाले इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। अमृतकाल के कहने क्या, कुछ कहने की मनाही है। आपका खुरपेच।